नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है और ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस 5 सीटों पर जीत को आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि ने भी कहा कि देश के अंदर कोई भी सर्वे उठाकर देख लीजिए या फिर सोशल मीडिया पर देख लीजिए, वे सब बता रहे हैं कि देश के अंदर कांग्रेस के बिना साधन के भी पूरे देश में लोकसभा के चुनाव लड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसा कांग्रेस पार्टी के पास केंद्रीय स्तर तक के लिए था, उस पर भी ताला लगा दिया गया है। आपको बताते चले कि 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने अपनी जीत का भी दावा किया है। हर पार्टी का दावा है कि 4 जून की उसकी पार्टी की सरकार बन रही है। राजीव महर्षि का भी इस दौरान बयान सामने आया है, वो भी जीत का दावा करते हुए नजर आए और साथ ही आपको बताते चलें कि सभी दलों ने जीत का दावा किया है। आप चाहे किसी ओपिनियन पोल को देख लीजिए, चाहे आप आजकल तो तरह तरीके के लोग दावे करते हैं, शर्तें लगाते हैं, जिस भी चीज में जाते हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है पूरे देश का। आप ट्विटर्स पे जाइए, आप फेसबुक पे जाइए, आप व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, आपको सब जगह ही दिखाई देगा कि कांग्रेस पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने सबसे, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा अल्प साधन में ये चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के पास कोई साधन नहीं था। कांग्रेस का जो खर्च करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के पास जो पैसा केंद्रीय स्तर पर था, उस पर जो है ताला लगा दिया गया था, ये सभी को मालूम है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही पुलिस विभाग ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू कर दिया था। ऑपरेशन मर्यादा के तहत सभी धामों में अमर्यादित कृत्य करने जैसे कि नशे का सेवन करने पर पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी बीच में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने भी यात्रियों से यात्रा के दौरान मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई भी करेगा, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन मर्यादा को लेकर प्रशासन लगातार सख्त है। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन मर्यादा लगातार चलाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद है। महानिदेशक अभिनव कुमार ने भी अपील की है कि यात्रा के दौरान मर्यादा बनाए रखने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। दरअसल 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर लगातार श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा के लिए निकले हैं, जिसको लेकर लगातार कई तरह की अपील भी की जा रही है। बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे चारों धाम हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, इनका धार्मिक महत्व जो है वो जग जाहिर है। इसमें मेरे ख्याल से देश का कोई शायद ऐसा नागरिक होगा जिन्हें इनके धार्मिक महत्व के बारे में मालूम ना हो। तो फिर भी यदि अगर कोई व्यक्ति इनकी धार्मिक मर्यादा जो यहाँ की से जुड़ी हुई आस्था है, भावनाएं हैं, पहाड़ी क्षेत्र में बाघ के विचरण की घटनाएं सामने आने लगी हैं। 6 महीने पहले ही जागेश्वर के निकटवर्ती जंगल में बाघ देखने को मिला है। आपको बताते चले कि अब इस बार अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य में बाघ की मूवमेंट देखने के साथ ही उसकी तस्वीर लोगों ने कैमरे में भी कैद की है। क्षेत्र के जंगलों में बाघ दिखाई देने की सूचना के विशेषकर ग्रामीणों में भय भी देखने को मिला है। बाघ की आमद से वन विभाग भी चौकन्ना है। बाघ की मूवमेंट पता लगाने के लिए वन कर्मी कॉम्बिंग कर रहे हैं और वहीं नजर रखने के लिए जंगल में 12 कैमरे भी लगाए गए हैं। एक हफ्ते पहले फिर टाइगर का मूवमेंट बिनसर में देखा गया है और लगातार ये तीसरी मूवमेंट है बिनसर में टाइगर देखा जाना। तो इसके एवज में हमने पूरे बिनसर क्षेत्र में 12 कैमरा ट्रैप लगाए हुए हैं।
और उसके लगे रेंजों में भी कैमरा ट्रैप लगा है, ताकि हमें पता चल पाए कि यहाँ लगातार रह रहा है या बीच बीच में कॉर्बेट रानीखेत रामनगर होते हुए आता है, इसे कंफर्म हो जाए। और इसके साथ साथ हमने बिनसर में आ रहे पर्यटकों को सावधान कर दिया है कि आप समय बेस में जंगल में जाते वक्त सावधानी बरतें, और लगे गांव को भी इतला कर दिया गया है कि आप टाइगर के यहाँ पर उपस्थित होने से थोड़ा सावधान रहें, समय रहते जंगल में आवाजाही ग्रुप में करें। आपको बताते चलें कि पूरा मामला अल्मोड़ा का है, जहां पर नजर रखने के लिए बाघ पर 12 कैमरे भी लगाए गए हैं और बाघ की आमाद से वन विभाग चौकन्ना है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिससे ग्रामीणों में भी बाघ दिखने के बाद दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें कि लगातार जंगलों की तरफ बाघ की चहलकदमी रिकॉर्ड की गई और इस दौरान ग्रामीणों में भी डर का माहौल बना हुआ है। तो वहीं वन विभाग लगातार इस मामले पर भी कार्रवाई करते हुए नजर बनाए हुए है। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के कार्य में तेजी आ गई है और डीएम के निर्देश के बाद नरीमन चौराहे से काठ गोदाम तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे भवनों और दुकान स्वामियों को नोटिस देने का भी काम शुरू कर दिया है। साथ ही पर्यटकों और आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए भी रात में सड़क चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा का भी कहना है कि जिन स्थानों पर अक्सर जाम लगा रहता है, उन मार्गों को चौड़ा करने का काम भी किया जा रहा है। आपको बताते चले कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण का काम लगातार जारी है। रास्ते में आ रही दुकानों को भी अब नोटिस जारी किया गया है। दरअसल अतिक्रमण जहां पर भी हुआ है, पुराने पेड़ों को भी अब शिफ्ट किया जाएगा। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण का काम लगातार जारी है, तो रास्ते में पड़ने वाली दुकानों को नोटिस दिया गया है और वहीं रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। कि जो चौराहे चौड़ीकरण का और रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, उसमें कुछ पेड़ जो हैं वो सड़क के मध्य में और विस्तारीकरण जहाँ पे हो रहा है उसके बीच में आ रहे हैं। तो लगभग 250 के आसपास पेड़ हमारी की संख्या है, छोटे और बड़े मिला के। और इसमें जो बड़े पेड़ हैं उनको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है और कल कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे जो पेड़ वगैरह की शिफ्टिंग करते हैं। अगर शिफ्टिंग के लिए पेड़ सक्सेस होते हैं और योजना इस तरह की बनती है तो फिर इसको जो हमारी निर्माणाधीन गौशाला है उसमें शिफ्ट करने का। आपको बताते चले कि पुराने पेड़ों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल लगातार सड़क चौड़ीकरण की मांग उठ रही थी, जिसको लेकर सड़क का चौड़ीकरण जो है वो अब किया जा रहा है। जिसमें चक्कर में आपको बताते चले कि जो भी बीच रास्ते में दुकानें पड़ रही हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। पुराने पेड़ों को भी अब शिफ्ट किया जा रहा है। ये पूरी जानकारी परितोष वर्मा उप जिलाधिकारी ने दी है और आपको बताते चले कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण का काम लगातार जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें हल्द्वानी की हैं जहां पर सड़क के चौड़ीकरण का काम लगातार जारी है और इसी दौरान पेड़ों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती का विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश सचिव
रेहान अंसारी के नेतृत्व में खटीमा विद्युत विभाग की एसडीओ अंबिका यादव को ज्ञापन भी सौंपा गया है और इसके साथ ही बिना बिजली दिए बढ़ाए गए बिजली बिलों के विरोध में बिजली कटौती को तत्काल बंद करने की भी मांग की गई है। कटौती के संबंध में काफी आवेदन आया है ज्ञापन। एक्चुअली हमारे तो बिल्कुल कटौती नहीं हुई, अचानक लोड बढ़ जाने के कारण फॉल्ट आ रही है, उसके कारण लाइन ट्रिप हो रही है। एक्चुअली हम लोग जगह जगह पे आपको पता ही है, जो वेयर कंडक्टर थे उसको हटाकर हम लोगों ने केबल लगा दिया, सिंगल फेज था उसको हटाकर 3 फेज कर दिया। लेकिन जो अचानक अभी गर्मी की वजह से लोड बढ़ गई है, इसकी वजह से जो लाइन ट्रिप हो रही है, हम लोग उसके समाधान कर रहे हैं। रात दिन हमारे लाइनमैन वगैरह सब लगे हुए हैं और हम लोग तुरंत विचार कर रहे हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे लगातार नहीं। देखिए, लगातार खटीमा क्षेत्र में, चाहे वो हल्ली विद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो खटीमा का छतरपुर क्षेत्र हो, कहीं भी लगातार विद्युत कटौती की जा रही है और क्या नाम है, बिजली की दरें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। उतना इस्तेमाल उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा है। लगातार विद्युत कटौती इतनी की जा रही है कि रात में बच्चे परेशान हो रहे हैं, गरीब इंसान मजदूरी करता है दिन भर, उसके बाद में जब वो शाम को विश्राम करने जाता है तो विद्युत कटौती कर जाती है। पूरी रात लोगों को जागना पड़ रहा है, घंटों जागना पड़ रहा है। उसके बाद में बेचारा सुबह उठ के फिर मजदूरी चले जा रहा है। दिन में भी काट रहे हैं, रात में भी काट रहे हैं। यदि विद्युत विभाग से पूछा जाता है कि इतनी कटौती क्यों की जा रही है, तो उनका कहना यह है कि ओवरलोड है। हल्द्वानी नगर निगम के कई वार्डों में पिछले 2 महीने से स्ट्रीट लाइट खराब है, जिसको लेकर चलते स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और लोगों का भी कहना है कि बीते 2 महीने से लगातार स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की शिकायत देने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। तो वहीं नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने भी कहा कि ऐसे क्षेत्रों की मॉनिटरिंग का शीघ्र व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाएगी और कार्यदायी संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे वार्ड क्षेत्र नंबर 37 में विगत 2 माह से स्ट्रीट लाइट की समस्या बनी हुई है और 2 महीने बीत जाने के बाद सारे अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। और आज हम लोग यहाँ नगर आयुक्त महोदय को इस समस्या को अवगत कराने के लिए आए, तो आज यहाँ कार्यालय पे भी कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। अब क्या करेंगे आगे आप? अब इनके कार्यालय में हम ये अपना पत्र रिसीव कराएंगे और नगर आयुक्त महोदय से वार्ता करेंगे फोन से कि अगर इसका शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन किया जाएगा। दिक्कतें क्या रहती हैं आपके वार्ड में जिसको लेकर के आज आप यहाँ पर धरने लाए? क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, नाइट पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है और जब सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर सेवाएं आ जाएंगी तभी उनको भुगतान किया जाएगा। दमवा डुमर क्षेत्र के लिए मैंने स्पेशल निर्देशित किया साइकिल राइड को कि अगर वहां पर भारी मात्रा में अगर स्ट्रीट लाइटें खराब है तो प्रथम चरण में वहां की ठीक कर ली जाए, क्योंकि वहां जैसा बता रहे हैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट लाइट खराब है और मैं खुद भी इसको मॉनिटर करूंगा। आपको बताते चलें कि लोगों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को और 2 महीने से ज्यादा समय जो हो गया है स्ट्रीट लाइट खराब होने के बाद भी स्थानीय लोगों ने अब प्रदर्शन करना शुरू किया है। लगातार मांग की जा रही कि स्ट्रीट लाइट जल्द से जल्द सुधार की जाए, लेकिन अभी तक स्ट्रीट लाइटों में कोई भी सुधार नहीं किया गया, जिसके बाद में लगातार प्रदर्शन करके अपनी मांगों को मनवाने का जो काम है वो किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी अब प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों को उठाने की लगातार मांग कर रहे हैं।
बेरोजगार किसानों को रोजगार से जोड़ने के लिए मत्स्य विभाग की तरफ से फूड वैन खरीदने पर अनुदान राशि दी जाएगी। आपको बताते चले कि मत्स्य विभाग की तरफ से सामान्य वर्ग को 40%, SC और ST को 60% की अनुदान राशि फूड वैन को खरीदने के लिए दी जाएगी। इसके साथ ही विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फूड वैन पर जो अनुदान है वो राशि भी दी जाएगी। इसके लिए भी विभाग की ओर से 2024-25 के लिए आवेदन लेने शुरू कर दिए गए हैं। देखिए, एक भारत सरकार की स्कीम है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत संचालित होती है फूड वैन। इस फूड वैन के लिए जो हमारी मेन योग्यता है, एक तो वो बेरोजगार होना चाहिए और उसको यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। और हम ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कि मछली पालन से जुड़ा हुआ हो। कोई जरूरी नहीं कि मछली पालन से जुड़ा हो, लेकिन अगर मान लो एक से अधिक आवेदन आते हैं तब हम ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो मछली पालन से जुड़ा हुआ हो। तो उसके लिए फूड वैन की जो लागत होती है वो 10 लाख रुपए है। उत्तराखंड में काउंटिंग की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अब अपने स्तर पर कोई भी गड़बड़ी ना हो इसको लेकर रणनीति बना रही हैं। आपको बताते चले कि खासकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि 5 लोकसभा सीटों के लिए जो भी प्रभारी बनाए गए थे उन लोगों को पत्र लिखा गया है, वे अपनी अपनी लोकसभा में मतगणना की मॉनिटरिंग के लिए भी कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर ले, ताकि कोई भी बात होने पर उसकी सूचना उन तक पहुंच सके और वे सूचना उसके बाद पूरे प्रदेश में जा सके, ताकि जो भी कदम उठाने की आवश्यकता हो वे हम उठा सकें। देखिए, हमारे नीचे के स्तर पे तो बने हैं। आज हमने अपने 5 लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे उन लोगों को पत्र लिख दिया है कि वो अपनी अपनी लोकसभा में जो मतगणना है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर लें, ताकि कोई भी बात होने पर उन तक सूचना पहुंच सके और वो सूचना पूरे प्रदेश में उसको करवा सकें, ताकि हम लोग जो भी कदम उठाने आवश्यक हैं उसको कर सकें। क्योंकि फॉर्म 17 जो है उसको मिलान के लिए हम लोग प्रेशर बनाएंगे। जिस तरीके से चुनाव वोटिंग समाप्त होने के 9 दिन बाद उत्तराखंड सरकार देहरादून से काठमांडू तक हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। आपको बताते चले कि नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण युकांडा ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में हवाई सेवा शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी कहा कि प्रदेश सरकार एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है, जिसका नतीजा ये भी है कि प्रदेश से लेकर पड़ोसी देश नेपाल के लिए अब जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। इस सेवा से शुरू होने से पड़ोसी देश नेपाल से हमारे संबंध और साथ ही काफी ज्यादा मजबूत भी होंगे। सितारगंज के इस्लाम नगर वार्ड नंबर 3 में आपको बताते चले कि नेकी फाउंडेशन और आस्था मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लगभग 100 से अधिक लोगों ने पहुंचकर शिविर का लाभ भी उठाया। वहीं चिकित्सक शिविर में आस्था हॉस्पिटल की ओर से हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग और महिला रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे हैं। इस दौरान हड्डी रोग विशेषज्ञ मयंक प्रताप ने यह भी बताया कि शिविर में 100 से अधिक लोगों का मौके पर उपचार किया गया और जिन मरीजों को जांचने की आवश्यकता थी उन्हें आस्था अस्पताल में भेजा गया है। देख चुके हैं, इनमें से कुछ मरीजों को अस्पताल जाने की जरूरत थी तो उनको यथावत पहुंचा दिया गया है। बाकी जिन मरीजों का इलाज यहीं पे हो सकता था उनको यहाँ पे आस्था हॉस्पिटल की तरफ से मुफ्त दवाई का वितरण कर दिया गया है। बाकी हमारे यहाँ कई स्पेशलिटी हैं
जैसे मेडिसिन है, ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी है, सर्जरी है, नेत्रालय भी है हमारे पास, जहाँ पे मैम है हमारी जो सभी मरीजों का आंखों का कैटरेक्ट वगैरह का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है। राजपुरी में इतना ही। नमस्कार।